हिंदुस्तानियों ने लगभग 250 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी और उनके अमानवीय अन्यायों को सहा है और जब वो भारत में आए थे उससे पहले भारत के अंदर मुगलों का राज था। मगर धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत के ऊपर अपना कंट्रोल इतना ज्यादा बढ़ा लिया और यही वजह थी कि उस वक्त भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। हिंदुस्तानियों ने लगभग 250 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी और उनके अमानवीय अन्यायों को सहा है और अंग्रेजों के अत्याचारों के सामने लड़ते हुए ना जाने कितने बूढ़े, बच्चे और नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है और तब कहीं जाकर के हम इस आजाद देश के अंदर आज सांस ले पा रहे हैं और आजादी का जश्न मना पा रहे हैं। जबकि अंग्रेज मीलों का सफर तय करके भारत में आए थे और जब वो भारत में आए थे उससे पहले भारत के अंदर मुगलों का राज था और अगर मुगल ना चाहते तो अंग्रेज भारत में घुस भी नहीं पाते, क्योंकि भारत में एक तरफ मुगलों का शक्तिशाली साम्राज्य था तो दूसरी तरफ मराठा भूमि पर मर मिटने वाले मराठा वीर भी थे। और ऐसे हालातों के बीच अंग्रेजों को भारत में राज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। मगर धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत के ऊपर अपना कंट्रोल इतना ज्यादा बढ़ा लिया कि उन्होंने पूरे मुगल साम्राज्य को ही खत्म कर दिया। लेकिन इतिहास में सवाल ये आता है कि मुगलों के उस शक्तिशाली साम्राज्य को अंग्रेजों ने आखिर किस तरह से पूरा खत्म कर दिया होगा, और आज के इस वीडियो में हम आपको वही दास्तान सुनाने वाले हैं। तो इसी बात पे शुरू करते हैं इतिहास के एक और नए अध्याय को। इतिहास बताता है कि भारत 16वीं सदी के अंत तक इतना संपन्न था कि पूरी दुनिया में जितना उत्पादन होता था उसका लगभग 1/4 हिस्सा सिर्फ भारत अकेला उत्पन्न करता था। और यही वजह थी कि उस वक्त भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और पूरी दुनिया की नजर उस वक्त इसी सोने की चिड़िया पर टिकी हुई थी। तो फिर ऐसे में भला अंग्रेज कहाँ पीछे रहते। और उस वक्त हिंदुस्तान में दिल्ली पे सम्राट अकबर का शासन था और ऐसा माना जाता है कि अकबर अपने दौर के सबसे दौलतमंद शासक थे। लेकिन उस वक्त ब्रिटेन में भी गृह युद्ध की स्थिति बन चुकी थी और उस वक्त महारानी एलिजाबेथ के शासन काल में ज्यादातर अर्थव्यवस्था खेती पर ही निर्भर करती थी और गृह युद्ध की वजह से पूरा ब्रिटेन सिर्फ 3 से 4% ही खेती कर पा रहा था। और इसी दौरान पुर्तगाल और स्पेन ब्रिटेन को पीछे छोड़कर उनसे ज्यादा तरक्की कर रहे थे और हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके थे कि ब्रिटेन के लुटेरे नाविक भी पुर्तगाल के जहाजों को लूटकर अपना काम चला रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन में तो लूटने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन उसी वक्त एक ब्रिटेन के नागरिक को एक समुद्र की यात्रा के दौरान भारत की अपार संपदा और संपत्ति के बारे में पता चला और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट तक ये खबर जल्दी पहुंच गई। और फिर टाइम आया सन 1600 का, जब 200 ब्रिटिश नागरिकों ने मिलकर एक कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम रखा उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी के मेंबर्स ने जब अपनी राजनीति और कूटनीति महारानी एलिजाबेथ को बताई तो महारानी एलिजाबेथ भी ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गई। और भारत में इसी बीच बादशाह अकबर की भी मौत हो चुकी थी और फिर अकबर की मौत के बाद अकबर के तख्त के ऊपर अकबर के बेटे जहांगीर को बैठाया गया। और फिर साल आ चुका था सन 1608 का और इधर जहांगीर दिल्ली के तख्त पे अंग्रेजों की चाल से बेखबर दिल्ली पे राज कर रहा था और उधर दूसरी तरफ कैप्टन विलियम हॉकिंस समुद्र के रास्ते से होकर के सूरत में अपने कुछ व्यापारी दोस्तों के साथ प्रवेश कर रहे थे। और बस फिर उनके आगमन के साथ ही पूरे भारत के ऊपर एक ऐसी काली परछाई मंडराने लगी जिसने पूरे भारत को एक ऐसा काला इतिहास दिया कि जिसे दुनिया के अंत तक कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। और अंग्रेजों ने भारत में आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की घोषणा कर दी और इसी प्रस्ताव के साथ काफी बेशकीमती चीजों को लेकर के कैप्टन विलियम हॉकिंस अपने कुछ साथियों के साथ जहांगीर के दरबार में पहुंचे। बादशाह जहांगीर उस वक्त तो डच और पुर्तगालियों के दबाव के कारण इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, लेकिन अंग्रेज भी हार नहीं मानते हैं और वो लगातार व्यापारिक समझौते के साथ में नई नई फायदे वाली डील लेकर के जहांगीर के सामने जाते रहते हैं। और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद जहांगीर ने अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को अपना लिया और अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। और अनुमति मिलने के कुछ समय बाद ही अंग्रेजों ने पटना, सूरत, मुंबई और चेन्नई में अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के लोगों को रोजगार दिया और साथ ही साथ उन्हें अच्छी सैलरी भी देते थे और इसी वजह से हिंदुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी से काफी खुश भी हो गए थे। और फिर कुछ वक्त जाने के बाद बहुत से हिंदुस्तानी व्यापारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़ गए और फिर ज्यादा दिन नहीं हुए और पूरे भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ता ही जा रहा था। और अपने बढ़ते व्यापार की वजह से और अपने बढ़ते मुनाफे की वजह से अंग्रेजों के मन में लालच बढ़ता ही जा रहा था। और एक दिन फिर ऐसा आया कि उन्होंने भारत की सत्ता पे ही कब्जा करने की योजना बना ली और फिर इसी वजह से अंग्रेजों ने 1686 के अंदर मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी और औरंगजेब के साथ हुई इस जंग के अंदर मुगलों ने अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह से हराया। और इस जंग के बाद से अंग्रेजों को एक बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि वो मुगलों को जंग करके तो कभी भी हरा नहीं सकते हैं, लेकिन उनको दूसरी तरफ भारत पे कब्जा भी करना था, इसलिए उन्होंने वो कूटनीति अपनाई जिस कूटनीति का आज वर्षों बाद भी
भारत के कुछ धूर्त नेता यूज करते हैं और उस कूटनीति को यूज करके वो आज भी राज कर रहे हैं। और वो कूटनीति थी डिवाइड एंड रूल की, मतलब कि आपस में फूट डालो और राज करो। और जंग में औरंगजेब से हारने के बाद अंग्रेजों ने औरंगजेब से माफी मांगते हुए ये वादा किया कि वो दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे। और फिर औरंगजेब ने भी उनके ऊपर कुछ जुर्माना लगा करके उन्हें माफ कर दिया और अपना व्यापार उसी तरह से चालू रखने की अनुमति भी दे दी। और फिर आगे चल करके अंग्रेजों को माफ करना ही मुगलों के अंत का कारण बना, क्योंकि फिर आगे चल के 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद कई लोग मुगल सल्तनत को पाने के लिए आपस में ही लड़ने लगे। और फिर इसी लड़ाई के चलते एक टाइम ऐसा आया कि कुछ कमजोर शासक मुगल बादशाह बन गए और फिर वो मुगल साम्राज्य को सही से चला ही नहीं पाए। और ये अनुभवहीन बादशाह रोज नए नए नियम बनाते और उन्हें रोज रोज बदलते रहते थे। और फिर आगे चलकर उनकी इस बेवकूफी के कारण अंग्रेजों को ये मौका मिल गया कि वो अपनी चाल चल सके। एक्चुअली 1717 में मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को एक फरमान जारी किया, जिसमें उन्होंने एक छोटी सी रकम सालाना एक फीस के रूप में दे करके बिना किसी लगान या फिर कर के उनको व्यापार करने की परमिशन दे दी थी। और फिर इसी वक्त पर्शिया के राजा ने मौका देखकर भारत पे हमला कर दिया और मुगल शासक अपनी सत्ता के नशे में इतने खोए हुए थे कि उन्हें अचानक हुए इस हमले के बारे में कुछ पता ही नहीं चला और पर्शियन आर्मी दिल्ली तक पहुंच गई थी और दिल्ली की गद्दी मुगलों के हाथ से लगभग निकल ही गई थी। और इस सिचुएशन को बुरी तरह से बिगड़ते हुए देख करके मुगल बादशाहों ने तकरीबन 2 करोड़ रुपए, उस वक्त के तकरीबन 2 करोड़ रुपए और बहुत से बेशकीमती हीरे जवाहरात दे करके दिल्ली को बचाया था। और इतनी बड़ी लूट होने के बाद मुगल बादशाह लगभग कमजोर पड़ गए थे और फिर अंग्रेजों की साजिश भी उन्हें कुछ कुछ समझ में आने लगी थी। लेकिन अफसोस इस बात का कि टाइम अब उनके हाथ से फिसलता जा रहा था और उनका साम्राज्य भी। और अंग्रेज दूसरी तरफ भारत पे कब्जा करने की अलग अलग रणनीति अपनाते जा रहे थे, जिसके पहले चरण में उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को तख्त से हटाने के लिए जंग छेड़ दी और साथ ही साथ अंग्रेजों ने वहां के हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डालकर डिवाइड एंड रूल की कूटनीति लागू की, जिसे समझने में सिराजुद्दौला नाकामयाब रहे और इसका नतीजा अंग्रेजों के लिए फायदेमंद रहा। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला हारने के बाद अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के सेनापति को अपने साथ मिला लिया और उसे बंगाल का नया नवाब बना दिया। और इसी तरह से समय बीतता गया और भारत के ऊपर अंग्रेजों का राज और अत्याचार बढ़ता गया। और फिर सन 1764 में अंग्रेजी फौज ने बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल नवाब शाह आलम सेकंड इन तीनों को हरा दिया। और फिर इसके अलावा निजाम और मराठाओं के बीच में भी फूट डलवाकर अंग्रेजों ने पहले तो उन्हें लड़वाया और फिर उनकी लड़ाई का फायदा उठाकर खुद उनकी कमजोर सेना को हरा करके उनकी रियासतों पे कब्जा कर लिया। और अंग्रेजों ने अपनी इस रणनीति और कूटनीति को अपनाते हुए 18वीं सदी तक भारत के लगभग हर एक क्षेत्र पे अपना पूरा का पूरा कब्जा कर लिया था। और उसके बाद उन्होंने अपने व्यापार और अपने अधिकार क्षेत्रों की अन्य कई चीजों पर अपनी मन मर्जी का टैक्स लगा करके काफी कमाई की और इस तरह से उन्होंने भारत को अंदर तक लूट लिया। अंग्रेजों को भारत में पूरी तरह से राज करने के लिए कुछ भारतीयों को भी अपनी तरफ शामिल करना था और उन्होंने उन बड़े जमींदारों को अपने साथ मिला लिया, जिससे उनको आगे चल करके काफी फायदा हो सकता था। वैसे तो अंग्रेजों ने भारत के अंदर कुछ बहुत अच्छे काम भी किए, जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी लागू करना, सती प्रथा को बंद कराना, रोड कंस्ट्रक्शंस, रेलवे वगैरह लाना। और इसकी वजह से कई समाज सुधारक अंग्रेजों से प्रभावित भी हुए थे और उनका साथ भी देने लगे थे। लेकिन यही चीज विश्वासघात की वजह भी थी कि 1857 की स्वतंत्रता क्रांति के दौरान कई बड़े जमींदार और समाज सुधारक अंग्रेजों के साथ हो गए थे, जिसकी वजह से आगे चल करके अंग्रेजों को भारत में जीत हासिल करने में काफी मदद मिली। भारत पे जीत के साथ ही मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना बंदी बना करके रंगून की जेल में भेज दिया और उनके बेटे और उनके खानदान के तमाम लोगों को मार दिया था। और फिर इस तरह से उन्होंने पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। दोस्तों, ये थी वो दास्तान जिसमें मुगलों की निजी स्वार्थ और उनकी एक गलती की वजह से अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया था और उनकी इसी गलती की सजा भारत की कई पीढ़ियों को भुगतनी पड़ी। वैसे आपके नजरिए में अंग्रेजों के आगमन के लिए मुगल साम्राज्य जिम्मेदार है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।